तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो जर्क ओवरलॉर्ड के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे टाइगर मैंटिस अपने क्यूमी पे अटैक कर चुका होता है। टाइगर मैंटिस की पावर्स उतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, क्यूमी अपने इक्विपमेंट्स की मदद से बड़ी आसानी से उसका सामना कर सकता है, जिसके साथ वो टाइगर मैंटिस अपने क्यूमी पे बहुत ही स्पीड से अटैक कर देता है। उसकी स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब क्यूमी अपने स्पीयर्स को लेकर हेसिटेट तो नहीं कर रहा था, वो भी आगे बढ़कर उसी टाइगर मास्टिफ पर अटैक कर देता है और दोनों में टकरार होती है। अब इस टकरार के कारण ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हम दो मेटल टकरा रही हो और दोनों एक साथ बहुत ही जोर से टकराती है, लेकिन अपना जो क्यूमी के हाथों से स्पीयर होता ना, वो लगभग छूट ही गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली अपना क्यूमी पूरी तरह से वेल प्रिपेयर था और अपने पावर्स को यूज करके वो पीछे उसे करने में कामयाब हो जाता है, जिसके साथ वो क्या था कि इस ब्रेस्ट के पास तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके साथ वो स्ट्रेटजी बनाने लगता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। टाइगर मास्टिफ बहुत ही फास्टर था और उससे स्ट्रॉन्गर था, लेकिन क्यूमी भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था, जिसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अपना क्यूमी अपने स्पीयर की वजह से डिसएडवांटेज में नहीं था, वो थोड़ा सा एडवांटेज में हो चुका था, क्योंकि टाइगर मास्टिफ जब भी उसके नज़दीक आने की कोशिश करता वो एक शिकारी की तरह अपने स्पीयर से ही उसको दूर भगाने लगता, जिसकी वजह से अपना जो टाइगर मास्टिफ होता ना वो भी क्यूमी के नज़दीक नहीं जा पा रहा होता है। जिसके साथ ये सभी चीज़ें हो रही होती है, वो उस पर अटैक करता है और क्यूमी उसको डॉज किए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्यूमी के पास एक अपर हैंड आने लगती है। इन सब के अटैक की वजह से वो टाइगर मास्टिफ को धीरे धीरे करके ही जख्मी करना शुरू करता है। उसके हाथों से उसके पैरों से हर एक जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्यूमी जिस नेस्ट को हैच करवाने के लिए लाया था ना, वो भी हैच होना सक्सेसफुल हो चुका था। क्यूमी जल्दबाजी में नहीं था, टाइम उसके साइड पे ही था, क्योंकि क्यूमी को बस यहाँ पे टाइम स्टॉल करना था, क्योंकि एक बार उसका अंडा हैच हो गया तो उसकी पावर वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है और उसका जर्क ओवरलॉर्ड निकल कर इस टाइगर मास्टिफ को बड़ी आराम से मार सकता है। इसलिए वो टाइम को बाई करने लगता है, जिसके साथ वो फिर से फाइट करने लगता है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, इसलिए वो चुपचाप तो नहीं बैठ सकता था ना, इसलिए वो धीरे धीरे करके उसे और इंजर्ड करने लगता है, जिसके कारण टाइगर मास्टिफ थोड़ा सा इम्पेशेंस होने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे आया ही था ताकि वो अपने जर्क स्वाम को खा सके, क्योंकि उससे एक अलग ही खुशबू निकल रही थी, जिससे कि उस मॉन्स्टर को पता चल रहा था कि अगर मैं इसको खाया तो मैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाऊंगा। जिसके साथ वो फिर से अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपना क्यूमी उसे सफल होने ही नहीं देता, जिसको देखकर टाइगर मास्टिफ उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है, बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा होता है। क्यूमी जरा सा भी केयरलेस नहीं हो रहा होता, वो टाइगर मास्टिफ पे ही अपने आंखों को गराए हुए था ताकि वो उस पर अटैक कर सके जब वो हम पे अटैक करेगा। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि तभी अपने जंगल के बीच से अपना टाइगर मास्टिफ फिर से निकलकर अपने क्यूमी पर अटैक करता, मतलब वो पेड़ के पीछे छिप गया था। जिसके साथ जैसे ही वो अटैक करता, क्यूमी कहता कि मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके साथ वो अपने फुल फोर्स को लेकर उस पर अटैक करता, मतलब स्पीड से तो आप जानते हो कैसे फाइट की जाती है, सेम टू सेम वैसे ही अटैक की जाती है, और ये अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और अपना क्यूमी उसी टाइगर मास्टिफ के वीक पॉइंट पर अटैक करता है, जो होता है उसकी बेली, मतलब उसके पेट पर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर टाइगर मास्टिफ दूर जाकर ग्राउंड पे जाकर क्रैश होता है। क्यूमी जहाँ रस नहीं करता आगे बढ़ने को, वो बस अपने स्पीयर को हाथों में लेकर खड़ा होता देख रहा था। जहाँ पे दिखाया जाता है कि टाइगर मास्टिफ काफ़ी ज़्यादा तड़फड़ा रहा होता है, क्योंकि वो अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके साथ वो फिर से वहाँ पे तड़फड़ाने लगती है और वहाँ पे क्यूमी 2-3 मिनट कुछ मिनट बाद जाता है और उसके गर्दन को काट कर वहीं पे उसे मार डालता है। जिसके साथ क्यूमी खुद से क्या था कि लकली मैंने उसे शुरुआत में ही इंजर्ड कर दिया था, ये तो सच में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको मारना। अब जैसे ही क्यूमी ने टाइगर मास्टिफ को मारा था ना, वैसे ही उसका जाइंट ककुन जो कि
पीछे था वो पल्स करना शुरू करता है और बहुत ही जोर का धमाका होने लगता है। उसमें से एक मिट बॉल की ट्रांसफॉर्म होकर एक वर्गर पग बाहर निकलता। उसकी साइज नियरली 6 मीटर जितनी थी, मतलब एक एवरेज इंसान से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी उसकी साइज। जिसके साथ जैसे ही वो निकलते हैं उसके और नेस्ट बहुत ही दूर तक फैल जाते हैं, मतलब डजन्स ऑफ एरियाज मीटर्स तक फैले हुए होते हैं। और ये नेस्ट काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी और ये एक टावर लाइक स्ट्रक्चर था जो कि हवा में ऊपर उठ रही होती है। अब ये नेस्ट समझता तो कि अभी अपने स्वैलो स्टार कॉन्टिनेंट में आपने देखा होगा ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कि कैसे नेस्ट क्वीन थी, उसकी एक अलग ही क्वीन की नेस्ट होती जहां पर वो रहा करती, वैसे अपने जर्ग स्वाम की एक छोटी सी नेस्ट बन चुकी होती है। उसमें कुछ कुछ होल्स भी मौजूद होते हैं। अब जैसे ही वहां पे एक्सप्लोर हुआ था ना, वो और भी कंटिन्यूसली फैलना शुरू हो गई थी और यहाँ पे फाइनली अपनी मदर नेस्ट सक्सेसफुली हैच कर जाती है। जिसके साथ यहाँ पे जैसे ही हैच होती है ना, अपने क्यूमी के दिमाग के अंदर, उसके बॉडी के अंदर एक करेंट सा फैलने लगता है जो कि उसके बॉडीज में पूरी तरह से फैलने लगता है। और उसी वक्त दिखाया जाता है कि क्यूमी के पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और क्या क्यूमी रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल करंट उसके बॉडी में फैल रही होती है। वो अपने स्पीयर को पकड़कर जोर से कहता है कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। वो वहाँ पे अपने उस पेड़ को पकड़कर, पेड़ की डाली को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगता है क्योंकि सच में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी वजह से वो वहाँ पे फेंट होने लगता है और वो वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। क्यूमी अपने सोल को, मतलब नेस्ट वर्कर्स होते उन सबको कमांड देता है कि फुल कैपेसिटी से मैं बेहोश हूँ तो मुझे प्रोटेक्ट करना, मतलब वो बेहोश होने से पहले अपने क्वीन नेस्ट को आदेश दे देता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके साथ वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अनकॉन्शियस के समय भी उसकी दिल बहुत ही जोर से धड़क रही होती है, उसकी ब्लड फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा रैपिडली से बढ़ चुकी थी, उसकी पूरी की पूरी स्किन लाल कलर की हो चुकी होती है। इसके साथ फिर से उसके अंदर करंट जाने लगती है और ये असल में उसके मदर नेस्ट के सक्सेसफुल हैचिंग करने की वजह से हुई होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर दफ़ा जब अपना मदर नेस्ट पावरफुल होगा, क्यूमी भी पावरफुल होता जाएगा, और जबकि उसने ब्रेक थ्रू किया तो अपना क्यूमी ने भी ब्रेक थ्रू करना ही होगा, उसकी पावर्स बढ़ने की। इसके साथ बताया जाता है कि ये सभी चीज़ें हो रही होती है क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट चेंज होना शुरू होती है, उसके स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड, बोन्स, उसके सेल्स हर एक ट्रांसफॉर्मेशंस में जाने लगते हैं, उसकी फुल की फुल बॉडी इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। और ये असल में एसेंस ऑफ लाइफ के एक लीप जितनी होती है, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब क्यूमी वहीं पे जंगल में बीच में बेहोश होता है और वहाँ पे 5 बिलियन हैच लार्वा क्यूमी के कमांड के ऊपर उसके चारों तरफ घूमकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब 5 मिनट बोन्स गुजर जाते हैं और 5 न्यू लार्वा और हैच हो जाते हैं, वहाँ पे वो भी म्यूटेट होना शुरू होते हैं। अब ये प्रोसेस रिपीट होने लगती है, मतलब आप लोग ये समझो कि अपनी जो क्वीन ओवरलॉर्ड है, जर्ग ओवरलॉर्ड, वो बच्चे पैदा कर सकती है, मतलब अपना क्यूमी का देख रहे हो ना, उसका फीमेल कैरेक्टर से पहला पड़ गया है। अब जो नेक्स्ट क्वीन होती है ना, वो बच्चे देना शुरू करती है, 5 मिनट बाद 5 न्यू लार्वा हैच होते हैं और वो भी क्वींस में बन जाते हैं ताकि वो म्यूटेट हो सके। ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू होती है। 15 मिनट बाद 5 हिडियस वर्कर बग्स फाइनली वो अपने एग से बाहर निकलते हैं और वो वहाँ के एरिया को पेट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब ये जितने भी वर्कर बग्स थे, इनके लिए अपने क्यूमी और नेस्ट की, मतलब क्वीन के लिए प्रोटेक्शंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए वहाँ पे खड़े होके प्रोटेक्ट करने लगता। 20 मिनट और गुजर जाते हैं, 5 वर्कर बग्स फिर से हैच होते हैं, जिसके साथ फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है, वो म्यूटेट होना शुरू करते हैं और यहाँ पे ऐसे ही चलने लगता है। ये तब तक चलता जब तक कि नेस्ट की जितनी भी एक्यूमुलेटेड एनर्जी है वो खत्म ना हो जाए। और अभी तक टोटल में 15 वर्कर बग्स ऑलरेडी नेस्ट के चारों तरफ आ चुके होते हैं। अब ये वर्कर बग्स वहाँ पे चारों तरफ फैल के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने लगते हैं। सबसे पहले वो क्यूमी के मारे हुए टाइगर मास्टिफ्स को डील करते हैं। एक वर्कर बग उसके लार्ज क्लॉ का, मतलब पूरे बॉडी को ही उठाकर नेस्ट के साइड ले आता है, नेस्ट के अंदर फेंक कर वहाँ पर अपनी जर्ग स्वाम उसे निगल जाती है ताकि उसको एनर्जी पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सके। जिसके साथ वहाँ पे सराउंडिंग प्लांट्स, ट्रीज और कुछ भी
जिसमें कि एनर्जी पाई जाती है, रिच एनर्जी। ऐसे ही तो ना घास फूस उठा कर ले आएंगे, जिसके साथ वो उन सबको उखाड़ कर लाना शुरू करते हैं, जिसको कि अपना बग रेस खाना शुरू करता है। अब इन सभी से बग रेस को वहाँ पे एनर्जी मिल सकती है, जिसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि नेस्ट की डाइजेस्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि किसी भी तरह के रिसोर्सेज मतलब ऑलमोस्ट हर तरह के रिसोर्सेज को डाइजेस्ट कर सकती है, फ्लेश, प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ तक कि इन ऑर्गेनिक मैटर बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के वो भी पूरे के पूरे शॉर्ट टाइम में एक पूरे के पूरे प्लानिट को भी डिवोवर कर सकती है। मतलब इसकी डिवोवरिंग कैपेसिटी अपने स्वैलो स्टार में जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है ना, उससे भी ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन अभी इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम है। हम तो कह सकते हो कि अभी इसकी स्वेलिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई गई होती है। अब यहाँ पे इन्हीं सबके कारण जर्गरेस को इस यूनिवर्स के अंदर मतलब काउंटलेस यूनिवर्स के अंदर, मान लो और भी यूनिवर्सेस आपको पता है ही, उन सभी यूनिवर्सेस के अंदर इस जर्गरेस को बहुत ही टेरिफाइंग माना जाता है और सारे लोग इससे डरा करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आखिर ये कितना ही ज़्यादा डिवोवर करते हैं। डिवोवर करने पे आ गए ना तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी इन सबके सामने बच्चा लगने लगेगा, टाइम पास होने लगता है। और क्यूमी अभी तक क्यूमी ग्राउंड पे ही होता है, और तभी थोड़ी देर बाद किमी फाइनली अपने हाथों को ट्विस्ट करता है और फाइनली वो उठकर अपने चारों तरफ देखता है और वहाँ पे देखता है कि कैसे दिन से रात हो चुकी थी। जब वो बेहोश हुआ था तो उस वक्त दोपहर थी, लेकिन अभी वो रात हो चुकी होती है। जिसके साथ वो देखता है कि वहाँ पर जायंट आइट्स टाइप के मतलब वही वर्कर बग उन सबको पेट्रोल कर रहे होते हैं। और वो खुद में सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। किमी अपने कॉन्शियसनेस को क्लियर करता है और चारों तरफ देख कर उसे सारी चीज़ें पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पे चला क्या था, हुआ क्या था। क्योंकि सामने देखता तो उसे वही सारे वर्कर बग्स दिखते हैं जो कि वहाँ पे चारों तरफ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे, सारे अपने काम कर रहे होते हैं। जिसके साथ क्यूमी उठने के लिए वहाँ पर इंस्टिंक्टली मतलब अपने हाथों को बढ़ाकर पेड़ का सहारा लेने लगता है, वहाँ के डाल को पकड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उस डाल को पकड़ता है उसके ग्रिप से ही उस ट्री के अंदर डेंट पड़ जाता है, मतलब उसके हाथों के निशान पड़ चुके होते हैं। जिसको देखकर क्यूमी भी हैरान हो जाता है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यूमी को ये साफ पता चल जा रहा था कि उसकी विजन, हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, फिजिकल फिटनेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यूमी उस पेड़ की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसने मार्क बना रखे थे और तभी एक इनविजिबल फोर्स उसके माइंड में आती है जो कि चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है और बताया जाता है कि जो लॉन्ग स्पेयर जो कि फाइट करते समय गिर चुकी थी वो अपने आप क्यूमी के हाथों में आ चुकी होती है। जिसके साथ हमें यहाँ पे पता चलता कि असल में क्यूमी ने स्पिरिट मास्टर की पावर को अवेकन कर रखा है। लू फेंग की तरह ये भी स्पिरिट मास्टर और स्वॉर्ड फाइटर मतलब ऐसे ही फाइटर वाली पावर्स को पोजेस करने लगा, जिसको जानकर क्यूमी भी हैरान होता था कि क्या मैंने स्पिरिट पावर्स को अवेकन कर लिया। और यहाँ पे उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार मैंने इसको कैसे कर दिया, क्योंकि एक स्पिरिट मास्टर बनने के लिए पास आपके पास एक रेयर और पावरफुल एबिलिटी होनी चाहिए जो कि किसी के खुद के टैलेंट पे ही आती है। अर्थ पे एक स्पिरिट मास्टर को अवेकन करना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता है। आपने भी देखा होगा टॉप 5 में सिर्फ लू फेंग और एक और बंदा था जिसका मुझे नाम याद नहीं है, जो कि लू फेंग से हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसने भी सैक्रिफाइस दे दिया था। जिसके साथ वो भी कहता कि यार ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। स्पिरिट मास्टर तो अपने सेम लेवल वाले बंदे को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, जैसे कि लू फेंग हमेशा से हराता आया था। अब यहाँ पे ये सब सोचने लगता है, लेकिन यहाँ पे अपना क्यों भी सोचने लगता कि आखिरकार ये पावर आई कहाँ से। इसके साथ जो जर्क स्वॉर्म होती है ना वो अपने क्यूमी को फीडबैक भेजने लगती है और हमें पता चलता है कि असल में ये जर्क रेस के टैलेंट की ही वजह से हुई थी, क्योंकि जर्क रेस के अंदर एक सोल एस्पेक्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल टैलेंट मानी जाती है जो कि यूनिवर्स के अंदर पीक में आती है। कोई भी जर्क क्वीन अपने सोल को मास्टर कर सकती है, और जबकि अपने क्यूमी के पास जर्क रेस क्लोन की एक रेयर प्रजाति है तो वो बड़ी आसानी से इस ऐसे टैलेंट को पोजेस कर सकता है। जिसके साथ अपने क्यूमी की कह सकते हो कि सोल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो किसी भी अपने कमज़ोर माइंड वाले बंदे को हरा सकता है। मतलब देख रहे हो शुरुआत में हमें लगा था कि इसकी सोल उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इसकी मेंटल विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो स्टार टावर को क्या ही इनहेरिट कर पाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता आ रहा है कि अपना क्यूमी लू फेंग से हर एक चीज़ छीन लेगा, स्टार टावर भी छीन लेगा, हर एक पावरफुल ट्रेजर छीन लेगा, क्या ही कर सकते हैं। क्यूमी भी एक बहुत ही पावरफुल जीनियस बनता आ रहा है। अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चला है कि आखिरकार क्यूमी यहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट बनता जा रहा है, उसकी पावर्स किस हद तक बढ़ चुकी है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, जो कि अभी थोड़ी देर बाद में रिलीज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।